अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बहावल नगर में होने वाले पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस के दो जत्थों के दरमियान होने वाला एक नाखुशगवार वाकया के हवाले। चूंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमसे आपकी एक तवक्को होती है कि हम पाकिस्तान में होने वाला कोई वाकया हो तो उसे भी उस तनाजर में देखें कि इंटरनेशनली इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो दुनिया किस तरह रिएक्ट करती है। दुनिया के रिएक्शन को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि बहावल नगर के वाकया पे बाद में रोशनी डालते हैं कि किस तरह की इतलात आई हैं। और मेरे पास तकरीबन दोनों साइडों की वर्शन है, आर्मी वालों की भी और सिविल वालों, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिएक्शन की बात करना चाहता हूँ कि जब मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम में इस तरह के वाकयात होते हैं तो कौमें किस तरह रिएक्ट करती हैं। क्योंकि इस वक्त हमारी कौम कंफ्यूज है कि करें क्या। लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये पंजाब पुलिस का कसूर है या पाकिस्तान आर्मी के जो लोग वहां गए हैं उनका कसूर है। किसका कसूर ज्यादा है, किसका कम है। इस कम और ज्यादा के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि ज्यादती होती है, कोई भी करे। अब देखते हैं कि अमेरिका में इस तरह का एक वाकया कुछ अर्सा पहले हुआ था। उसकी तफसील में जाएं तो आपको बताते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड, आपको याद होगा, हम स्क्रीन पे आपको उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। ये कोविड के दौरान एक पूरी वेव आई थी और सिर्फ अमेरिका भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में मुजाहरे हुए थे कि जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिस अफसर ने अपने पहले उसकी गर्दन पे पांव रखा और बाद बाकायदा उसने अपना घुटना रख के उस पे वहां 9 मिनट और 29 सेकंड उसने उसके गर्दन को दबाए रखा और वो नीचे से चिल्लाता रहा, आई कैंट ब्रीथ, मेरी सांस नहीं निकल रही, मेरी सांस नहीं निकल रही, मैं सांस नहीं ले सकता। लेकिन 9 मिनट और 29 सेकंड उसने उसकी गर्दन को दबोचे रखा अपनी टांगों से और अपने पांव से, और उसके बाद वो उसकी जान चली गई। और फिर एक पूरे अमेरिका में सिलसिला इस तरह निकला कि पूरे मुजाहरे शुरू हो गए, अमेरिका भर में मुजाहरे हुए, दुनिया में हुए, हालांकि वो कोविड का दौर था और ये 25 मई 2020 का वाकया है। और आपको याद होगा कि 12 मार्च 2020 को कोविड का बाकायदा ऑफिशियली पूरी दुनिया में ऐलान हो गया था कि कोविड बाकायदा हो चुका है और फिर रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। लेकिन ये मार्च, अप्रैल और मई में ये वाकया हुआ और फिर लोगों ने कोविड की भी परवाह न की। और फिर जिस तरह की अमेरिका में लॉलेसनेस दुनिया ने देखी, और उस वक्त आपको भी याद होगा, आपने भी वो तस्वीर भी देखी होंगी, फुटेजेस भी देखी होंगी, वो पब्लिक का रिएक्शन था कि एक पुलिस अफसर ने एक बंदे को किस तरह अपना पांव उसकी गर्दन पे रख के उसे जान से मार डाला। अब उस बंदे को जान से मार डालने की वजह जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जॉर्ज फ्लॉयड था कौन। जॉर्ज फ्लॉयड, उस वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार करने चढ़ दौड़ी जब उसके एक स्टोर क्लर्क ने, वहां वो किसी स्टोर में कोई चीज खरीदने गया तो उस स्टोर क्लर्क ने ये शुबा जाहिर किया था कि ये जो $20 का इसने नोट हमें देने की कोशिश की है ये शायद जेली नोट। तो $20 के जेली नोट के शुबे में पुलिस उसके पीछे गई और फिर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उस पकड़ने की कोशिश के दौरान ये वाकया हुआ। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा का शहर है मिनीपोलिस, वहां ये हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड को एक सफेद फार्म अमेरिकी पुलिस अफसर ने गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान मार दिया था, या गलती से उसके हाथों से ये जुर्म सरजद हो गया। और इस गलती की वजह भी वो शदीद नफरत जो जुर्म से ज्यादा जुर्म करने वाले की रंगत से थी, उसी वजह से पूरा अमेरिका, बिलखसूस स्याह फार्म और उनके हामी बशमूल सफेद फार्म लोगों ने शदीद एहतजाज की सूरत में अपना रिएक्शन जाहिर किया। जॉर्ज फ्लॉयड की कहानी ये है कि ये नॉर्थ कैरोलिना के टाउन फेटविल में पैदा हुए और जॉर्ज का बचपन और लड़कपन टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में गुजरा। स्कूल कॉलेज के ज़माने में वो बास्केटबॉल और फुटबॉल का एक मिसाली खिलाड़ी रहा, हत्ता कि वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम का को कैप्टन भी था। 1997 से लेकर 2005 तक वो मुख्तलिफ 8 जराइम में वो कन्विक्ट भी हो चुका था। 4 साल जेल भी रहा। एक रॉबरी की वारदात के इल्जाम में उसने प्ली बार्गेन भी किया। 2013 में उसकी पैरोल पर रिहाई हुई और फिर उसने रिलीजियस कम्युनिटी में मेंटर के तौर पर सर्व भी किया और सोशल मीडिया पर एंटी वायलेंस वीडियोस भी पोस्ट की, ताकि वो उसका ज़हन बदल चुका था या वो ये प्रूव करना चाहता था कि मैं एंटी वायलेंस हूं। अब इसका मतलब है कि वो अमरीकी मेयारात के मुताबिक राह रास्त पर आ चुका था और अब उसे शरीफ शारी तस्लीम किया जाना जरूरी था। बात लंबी हो रही है मगर हमें थाना मदरसा बहावल नगर के पुलिस स्टेशन पहुंचना है और उस पुलिस स्टेशन पहुंचने और उसकी कहानी को समझने के लिए जॉर्ज फ्लॉयड की कहानी समझना जरूरी है। 2014 में वो रियासत मिनेसोटा के शहर में मिनीपोलिस में मूव हुआ, जहां उसने एक ट्रक ड्राइवर और एक क्लब में बाउंसर के तौर पर जॉब करना शुरू की। 2014 से लेकर 2020 तक वो एक आम शहरी के तौर पर मेहनत मजदूरी करता था और अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। 2020 में कोविड की वजह से आलमी कसाद बाजारी के नतीजे में लाखों करोड़ों वर्कर्स की जॉब चली गई और इसी तरह जॉर्ज फ्लॉयड भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठा और फिर 25 मई 2020
कि वो वो दिन आ गया जिस दिन उस पर यह शक जाहिर किया गया कि वो 20 रुपए का शायद जेली नोट में इस्तेमाल करना चाहता। और फिर जो हुआ वो एक तारीख है। बाद अज़ां पूरे अमेरिका में मुजाहरे हुए, लोगों ने रिएक्ट किया कि किस तरह एक पुलिस ऑफिसर एक आदमी का गला दबा के 9 मिनट 29 सेकंड तक उसका गर्दन दबोच के रखता है और साथ 3 और पुलिस वाले खड़े हैं और कोई आगे बढ़ के उसे रोकता नहीं है और उस पुलिस अफसर को इस हरकत से रोकने में कामयाब नहीं होता। फिर उन सब के खिलाफ केसेस चले, लेकिन अगले रोज पूरे अमेरिका में मुजाहरे और अफरा तफरी और लॉलेसनेस की सूरत हाल थी। हत्ता कि मिशिगन और बहुत सारे शहरों में लोगों ने, मुजाहरीन ने स्टोर्स लूट लिए, लोग स्टोरों में दाखिल हो गए और लोगों ने स्टोरों में तोड़ फोड़ की और वहां से टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कुछ मिला लोग उठा के ले गए। और पूरे अमेरिका में अमेरिकन इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी कि ये मुजाहरे जो पूरे अमेरिका में फूट पड़े हैं एक जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत की वजह से, एक सफेद फार्म पुलिस अफसर की शायद वो नफरत थी या जुर्म के खिलाफ वाकई वो समझता था। हालांकि ये प्रूफ भी नहीं हुआ था कि वो $20 का नोट उसने जेली तौर पर इस्तेमाल कर भी लिया था या नहीं। सिर्फ स्टोर क्लर्क ने शक जाहिर किया था कि ये इस्तेमाल करना चाहता था और उसे पुलिस पकड़ने गई और उसने आगे से रजिस्ट किया होगा, तो सिर्फ उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और फिर उसके बाद आपने पेरिस में देखा, लंदन में देखा, मुख्तलिफ शहरों में जॉर्ज फ्लॉयड के हक में मुजाहरे हुए और वहां जो बाद अज़ां उन पुलिस अफसरान के खिलाफ केसेस चले। 20 अप्रैल 2021 और 25 जून 2021 के 2 अदालती फैसलों के नतीजे में जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को अपने पांव के नीचे रखकर उसकी जान लेने के जुर्म में पुलिस ऑफिसर डेरेक शॉमन को 22.5 साल कैद की सजा सुनाई गई। दीगर पुलिस अफसरान को भी जॉर्ज के सिविल राइट्स की खिलाफ वर्जी पर सजाएं सुनाई गई। ये सिविल राइट्स की बात वहां होती है जहां वाकई कुछ सिविलाइज्ड गवर्नमेंट्स होती हैं या सिविलाइज्ड मुआशरे होते हैं। हमारे बहावल नगर में शायद अभी तक वो सिविल राइट्स या सिविलाइज्ड नहीं कह सकते कि हमारा मुआशरा सिविलाइज्ड हो चुका है कि वहाँ जो कुछ हुआ उसकी कहानी में आगे बयान कर। जबकि सिटी ऑफ मिनियापोलिस, ऑब्वियसली यहाँ जो सिटी की इंतजामिया होती है, पुलिस उसके अंडर ही होती है, तो सिटी ऑफ मिनियापोलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली से $27 मिलियन की सेटलमेंट की। जी हाँ, $2.70 करोड़ अदा करके सिटी ऑफ मिनियापोलिस ने अपनी जान छुड़वाई और साथ माफी भी मांगी जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली से। अब आते हैं कि ये वाकया हुआ यहाँ हमारे यहाँ भावल नगर में क्या हुआ। भावल नगर के वाकयात के 2 रुख हैं। एक रुख समझने के लिए मेरे सामने एक तहरीर आई, नियाज अहमद खोसा एडवोकेट साहब। अब तहरीर आई तो मैंने थोड़ी सी तहकीक की कि चेक करें ये नियाज अहमद खोसा एडवोकेट नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, किसी ने फर्जी तहरीर ना लिख दी हो। नियाज अहमद खोसा एडवोकेट के बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि वो बहुत वोकल किस्म के एक जवान साल एडवोकेट हैं और इससे पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ तहरीरें भी लिखी हैं, अखबारात में आर्टिकल भी लिखते हैं और लॉयर भी हैं। तो उन्होंने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर आर्मी वाली साइड भी आपको बताता हूँ कि आर्मी वाले जो हैं उनके यहाँ क्या बात चल रही है, वो भी मेरे पास पहुंची है। जी, नियाज अहमद खोसा एडवोकेट लिखते हैं कि भावलपुर के थाना मदरसा के SHO रिजवान पहले पुलिस में सिपाही थे। 11 साल की नौकरी के बाद एक इम्तिहान पास करके ASI से तरक्की पाके सब इंस्पेक्टर और फिर वो पुलिस में अब उन्हें 24 साल हो गए हैं। काफी तजर्बाकार पुलिस अफसर हैं, काफी थानों में SHO रह चुके हैं। SHO रिजवान के पास एक सिपाही अली नाम का खास उनका बंदा है जो 11 साल बतौर कांस्टेबल उनके साथ उसने काम किया, इसलिए वो उनका मुतमिद खास। कांस्टेबल अली और रिजवान ये उस नाके पर थे। ये नाका वहाँ कहा जाता है कि भावल नगर शहर से जो थाना मदरसा की तरफ रोड जाती है वहाँ दरिया के किनारे पे ये नाका लगता है और ये बड़ा मशहूर नाका है। उसकी आर्मी वालों ने जो उनका वर्जन है उसमें भी उसका जिक्र है। कांस्टेबल अली ने नाके के दौरान एक मुलजम से एक पिस्टल बरामद की और SHO रिजवान ने मुलजम से 40,000 लेकर उसको छोड़। मुलजम ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने ये पिस्टल इमरान नामी बंदे से खरीदा है। कांस्टेबल अली इमरान को गिरफ्तार करके लाता है और पूछताछ के दौरान इमरान बताता है कि उसने पिस्टल रफाकत नामी शख्स से खरीदा है। उसने आगे एक और बंदे का नाम लिया। मुलजिम इमरान को अभी SHO रिजवान 40,000 की डील के बाद छोड़ देता है। अब रफाकत की गिरफ्तारी और रिहाई की बारी थी। SHO रिजवान और कांस्टेबल अली रफाकत को गिरफ्तार करने चले जाते हैं। रफाकत घर पर नहीं था। रफाकत के भाई अनवर से SHO ने 1 लाख रुपया मांगा कि या तो रफाकत को पेश करो या 1 लाख रुपया दो, वहां डील हो रही है। अनवर ने हामी भर ली कि दूसरे दिन वो 1 लाख का बंदोबस्त करके SHO रिजवान को थाने पर दे आएगा। ये बाद में पता चलता है कि अनवर एक्चुअली है कौन। दूसरे दिन अनवर से 1 लाख का बंदोबस्त नहीं हो सका। इस पर SHO साहब बहुत नाराज हुए और अनवर और रफाकत को गिरफ्तार करने उनके घर पर चले गए। अनवर का एक भाई पाक फौज में कमांडो है और वो भी उस वक्त घर पर मौजूद था। घर पर SHO और अनवर वालों की तकरार हो गई। अहले मोहल्ला भी जमा हो गए। उन लोगों ने SHO और कांस्टेबल अली को पकड़कर बिठा लिया कि 1 लाख रुपया आप किस चीज का लेने आए हो। इस दौरान 15 से एलीट फोर्स को भी 3-4 मैसेज चला गया और 15 से एलीट फोर्स के 3-4 गाड़ियां अनवर के घर पहुंची और एलीट फोर्स के जवानों ने सब बंदों को वहां मार मार कर गाड़ियों में डाला। इस दौरान अनवर के बुजुर्ग वालिद और भाभी को भी मारा गया। थाने आकर SHO रिजवान ने सबकी अच्छी तरह से धुलाई की, यहां तक कि अनवर
और दूसरे गिरफ्तार शुदा अफराद को के साथ नाजेबा सलूक भी किया, जिसका मैं यहाँ जिक्र करना मुनासिब है। सब के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दे, पर्चे में औरतों के नाम भी डाल दिए गए। DPO साहब को बताया गया कि डकैतियों का एक ग्रुप पकड़ा गया है। DPO साहब ने SHO रिजवान को कहा कि बस इनसे नरमी नहीं बरतनी। ज़रा DPO साहब को वो खुश रखते होंगे। DPO साहब के ऐसे SHO कमाऊ पुत्र होते हैं और उनको DPO साहब की गैर मशरूत हमायत हासिल होती है। पुलिस के बेपनाह तशद्दुद की वजह से अनवर और दीगर साथियों, जिसमें फौज के हाजिर सर्विस जवान भी थे, उनकी हालत ख़राब हो गई। दूसरे दिन अनवर के रिश्तेदारों ने SHO रिजवान से रब्ता किया। रिजवान ने मुबैना तौर पर उनसे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। थाने से मायूस होकर अनवर के रिश्तेदारों ने हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने इस SHO को नोटिस कर दिया कि मुल्जमान को हाई कोर्ट में पेश किया जाए। SHO रिजवान ने DPO को बताया कि अदालत का रेड ना हो जाए और DPO की रजामंदी से मुल्जमान को तख्त महल थाना में मुंतकिल कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ पुलिस वाले कहते हैं कि हमें जब कंप्लेंट मिली, आर्मी वालों ने कंप्लेंट की, तो हमने बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी और इनको वहां शिफ्ट किया। लेकिन ये कहानी ये बता रहे हैं मुल्जमान की हालत ख़राब है। थाना तख्त महल के SHO ने जब देखा कि मुल्जमान की हालत ख़राब है और सारे लोग पुलिस की तशद्दुद की वजह से जख्मी हैं, तो SHO तख्त महल ने मुल्जमान को सिविल अस्पताल बहावल नगर में पहुंचा दिया और वहां से छोड़कर वो गायब हो गए। जैसा कि पुलिस तशद्दुद की वजह से जख्मियों में फौज के जवान भी थे, उन्होंने अस्पताल से अपने यूनिट कमांडर से फ़ोन पर रब्ता किया और यूनिट कमांडर सिविल अस्पताल पहुंच गए और उनको सारी सूरत हाल का वहां पता चला और उसने अपने सीनियर कमांड को सूरत हाल का बताया। फौज के सीनियर अफसरान ने अस्पताल में जख्मियों से मालूमात ली और अनवर के वालदा, वालद और बहन को ये भी बताया गया कि उन एलीट के जवानों ने ज़ुदुकोब किया, उन्होंने मारा है। उनसे पूछताछ भी की गई और बाद में फैसला किया गया कि अब उनका वही अशर किया जाए जिस तरह पुलिस ने। इसके बाद फौज का क्या रद्द अमल आया, इसके मुताल्लिक कुछ लिखने की जरूरत नहीं और लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ देख चुके हैं। ये नियाज अहमद खोसा एडवोकेट बता रहे हैं। ये मुझे लग रहा है क्योंकि जो शहर में गप चल रही है और किसी हद तक ये आम शहर की गप में हकीकत होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें देखना होगा कि आर्मी वाले क्या कह रहे हैं। आर्मी के ज़राए से मेरे पास जो एक तहरीर पहुंची है उसे भी देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि हर तरफ की कहानी अपनी मर्जी से लोग बयान करते हैं। ये साहब लिखते हैं कि मैं इस बहावल नगर ज़िला की हर सड़क और गली में फिरा हूँ। यहाँ की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में मैंने लेक्चर दिए हैं, हर ढाबे पर चाय पी है, मरदमशुमारी करवाई है, 2018 का इलेक्शन भी मैंने करवाया था। शहर के बाहर चक मदरसा की तरफ जाते हुए पुलिस का एक नाका है, ये नाका बड़ा कमाऊ, हर 2 से 3 साल बाद यही नाका जिला का एक आध DPO खा जाता है, मतलब करप्शन के इल्जाम में उसे तब्दील कर दिया जाता है। 2 साल पहले भी एक DPO इसी नाके ने खाया था जब किसी MPA के लोगों को यहाँ मारा पीटा गया था। 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर, रमजान के आखिरी अशरे में यही पुलिस का नाका ज्यादा सख्त और कानूनी हो जाता है। इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है। जिला की ज्यादातर ईदी यहीं से इकट्ठी होती है। अब इस वक्त SHO, इस इलाके के SHO हैं, यहाँ के लोगों के साथ साथ इलाके के जानवर और चरिंद परिंद भी उनके गजब और जुल्म से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ये उनका वर्शन है। 8 अप्रैल को इसी नाके पर ईयां वसूली मुहिम जोरों पर थी। हर गाड़ी मोटरसाइकिल बंदे को रोका जा रहा था। गाली गलोच, थप्पड़, मुक्का वगैरह। एक मोटरसाइकिल सवार के साथ भी पैसे कम देने पर तरकलामी हुई, उसको मारी भी की गई, लेकिन हालात को देखते हुए वह सवार वहां से भाग निकला। रिजवान अब्बासी के नाके से जिंदा भाग निकलना कोई मामूली बात न थी, इसलिए उसी रात शनाख्त और निशानदेही के बाद उस बंदे के घर पर धावा बोला गया बगैर किसी वारंट या FIR के। वो लड़का तो घर में न था, अलबत्ता उसके 2 भाई जो फौज के मुलाजिम हैं, एक वजीरिस्तान से और दूसरा रावलपिंडी से ईद मनाने घर आया हुआ था। उन्होंने बगैर वारंट व कानूनी जवाज पुलिस से आने की वजह दरियाफ्त की। बात बिगड़ी, पुलिस ने खवातीन के कपड़े तक फाड़े और दोनों भाइयों को उठाकर मुतलका थाने में ले आई। सारी रात उन पर तशद्दुद हुआ। सुबह के वक्त दोनों भाइयों की हालत ज्यादा खून बहने और चंद एक की हड्डियां टूटने की वजह से तशवीशनाक हो गई। ये अब इनका वर्शन है, तो इसलिए मौका की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने दोनों को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बहावल नगर पहुंचाया और बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और दोनों सड़क पर बेहोश पड़े मिले। शाम को जब एक भाई को होश आया तो उसने मुतलका डॉक्टर को सारी बिपता बयान की। अस्पताल वालों ने ज़ाब्ते के मुताबिक फौरन मुतलका फौजी इदारे को उनके मुलाजमीन की अस्पताल में मौजूदगी और मेडिकल कंडीशन के बारे में इतला दी। जब बात आम हुई तो मालूम हुआ कि थाना में ना तो कोई एंट्री की गई है और ना ही कोई रिकॉर्ड पर था। बहावल नगर पुलिस हुकाम ने मामले को दबाने के लिए एक हल्की सी FIR करके SHO और दीगर 2 से 3 मुलाजमीन को मुअत्तल करके दूसरे थाने की हवालात में बंद कर दिया। अब यहाँ वो कहानी आती है कि पुलिस वाले कहते हैं कि हमें जब इस तरह पता चला कि हमारे लोगों ने ये किया है तो हमने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया था, उनके खिलाफ FIR कर दी थी और इनको मुअत्तल करके दूसरे थाने के हवालात में रखा गया था कि ऑब्वियसली इस थाना मदरसा में तो वो खुद SHO थे रिजवान और उसके साथी, तो वो वहाँ उनकी तफ्तीश नहीं होनी थी, दूसरे थाने में रख दिया गया था। यहाँ तक आर्मी वालों को भी ये इतला दी गई थी।
फौज के मुतलका इदारे ने बहावल नगर पुलिस को मामले की शफाफ इंक्वायरी करने और उस पर एक्शन लेने का कहा। साथ ही साथ गैरिजन कमांडर बहावल नगर को जख्मी मुलाजमीन के बेहतरीन इलाज और कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाने के अहकाम दिए गए। ईद की सुबह नमाज ईद के फौरन बाद गैरिजन कमांडर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जेर इलाज मुलाजमीन की तीमारदारी की और वहीं से DPO बहावल नगर से फोन पर अब तक होने वाली कानूनी कार्रवाई की तफसील दरियाफ्त की। कमांडर को बताया गया कि तमाम मुलाजमीन इस वक्त हवालात में बंद हैं और वाक़े की सख्त तरीन FIR काट कर तफ्तीश जारी है। अब ये वर्डिंग आर्मी वालों की है, इसलिए इसके बाद कमांडर अस्पताल से सीधे थाना A डिवीजन बहावल नगर गए ताकि दर्ज की गई FIR और मौजूदा कानूनी कार्रवाई का जायजा लेकर फौज की आला कमांड को मतला किया जा सके। यहाँ अब एक और ट्विस्ट, थाना पहुंचकर कमांडर ने जब SHO के ऑफिस में मुलाकात की तो थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि SHO की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स थाना A डिवीजन का इंचार्ज नहीं बल्कि वही रिजवान अब्बासी है जो एक्चुअली थाना मदरसा का इंचार्ज। दूसरी कुर्सी पर बराजमान साहब जो तंजिया मुस्कुरा रहे थे सारी सवाल जवाब में, वो एक्चुअली थाने के SHO। जब बाकी तीनों पुलिस मुलाजमीन भी इसी दफ्तर में बैठे ईद की मिठाई और चाय नोश फरमा रहे हैं। कमांडर साहब ने असली वाले इंचार्ज से इस्तफसार किया कि ये कौन सी हवालात और कौन सी इंक्वायरी चल रही है। बजाय कोई जवाब देने के थाने के अमले ने आला अफसर से बदतमीजी की और गाली गलोच और धक्कम पेल के साथ गैरिजन कमांडर को थाने से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ ये अमर बयान करना जरूरी है कि फौजी अफसर ने अपने स्टाफ और स्कॉट को रद्द अमल देने से मना किया और वापस अपने ऑफिस आकर पुलिस के आला हुकाम को पूरे वाक़े से मतला। साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया कि पूरे मामले की फुटेज थाने के CCTV कैमरों में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो हमारी वहाँ बातचीत हुई है CCTV कैमरे, आप वहाँ से वो फुटेज मंगवाएं तो वहाँ से आपको मिल जाती है। पुलिस हुकाम ने अपने थाने की यकीन दहानी पर वाक़े को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद कमांडर ने अपने आला हुकाम को तमाम वाक़े से आगाह किया। वहाँ से हुक्म हुआ कि आप अपनी एक टेक्निकल टीम भेजकर थाना A डिवीजन से CCTV की रिकॉर्ड की कापियां मंगवाएं ताकि आइंदा की महकमाना कार्रवाई में इस्तेमाल की जा सके। इस सिलसिले में पुलिस को भी तावन के लिए एक दफ्तरी चिट्ठी भिजवाई जा चुकी है। इस चिट्ठी की कापी के साथ 2 बंदों की टेक्निकल टीम को थाना A डिवीजन भिजवाया गया। टीम के पहुंचने पर थाने के अमला ने दोबारा वही तूफान बदतमीजी बर्पा किया। टीम के दोनों अफराद को जोदोकोब करने के बाद हवालात में डाल दिया गया और CCTV का भी सारा रिकॉर्ड ज़ायल कर दिया गया। आपने वो फुटेज देखी होगी जिसमें वो CCTV का झगड़ा है कि वो कहते हैं कि वो उठा के ले गए हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि उन्होंने खुद सारा वहां से दरम बरम कर दिया और हमारे बंदों को भी बिठा लिया। टीम के वापस ना पहुंचने पर जब बहावल नगर गैरिजन ने थाने से रब्ता किया तो जवाब दिया गया कि CCTV सिस्टम खराब था, इसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आपके दोनों बंदों ने थाने के अमले से बदतमीजी की है, इसलिए FIR काट कर उनको हवालात में बंद कर दिया गया है, लिहाजा उनकी जमानत का बंदोबस्त करें। फिर उसके बाद आर्मी के 20 अफराद की एक टीम भिजवाई गई अपने बंदों की जमानत और जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए। अब ये इन्वर्टेड कामाज में इंसाफ ने भी लिखा है, जिसकी मजीद तफसीलात आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अब ये दोनों चीजें अगर देखी जाए पैरेलल तो ज्यादती कहाँ नहीं हुई, ज्यादती दर ज्यादती हुई है। और बेसिकली जब हमारा मसला कहाँ स्टार्ट होता है, ये हमारा कल्चर है हम लोगों का। जब किसी नाके पे हमें रोका जाता है तो जिस बंदे की थोड़ी बहुत भी कहीं एक्सेस होती है या थोड़ा सी भी कहीं अप्रोच होती है या थोड़ा सा बंदा समझता है कि मैं कुछ हूं सोसाइटी में, तो उसको जब यूं ही पुलिस रोकती है तो पहला फिक्रा उसका ये होता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं। तो ये बात वहां से स्टार्ट हुई जब नाके पे वहां रोका गया इन मोटरसाइकिल सवारों को, तो उनसे पहले बात यही हुई कि तू जानता नहीं मैं कौन। और वहां वो जानता नहीं से बात शुरू हुई और आगे पुलिस वालों ने कहा कि आप भी हमें नहीं जानते कि हम कौन है। फिर वहां जिस तरह भी हुआ कि वो भागे वहां से और बाद कि उनका पीछा किया गया, या एक बंदे को बिठा लिया गया और दूसरा भाग गया और वो उसका पीछा किया गया, या जिस बंदे को वाकई थाने पकड़ के ले गए और उससे फिर उन्होंने 40,000 लिया और फिर ये पिस्टल कहाँ से आया, उस दूसरे बंदे का नाम आया, तीसरे का नाम आया और बात 1 लाख तक गई। और फिर वो उस अपनी रिकवरी के लिए वो गए हुए थे और वहाँ रिकवरी के लिए जब उनके घर गए, जो कमांडो SSG कमांडो के थे, कांस्टेबल थे या दूसरे साहबान थे, उनके घर जब गए तो वहाँ पुलिस को बिठा लिया गया। तो उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं कि हम कौन है। और जब उन्हें बिठाया गया और जब उन एलीट फोर्स आई और वहाँ उन्होंने फिर उन पे तशद्दुद किया, जुल्म किया, तो वो फिर वही कि आप जानते नहीं हम कौन है। और जब उन्हें थाने ले आए तो फिर थाने में उनके साथ जो जुल्म किया, अब वो बता रहे थे कि आप जानते नहीं हम कौन है। उसके बाद पुलिस वालों की जब गैरिजन कमांडर और वहाँ के जो सेक्टर कमांडर और वो 571 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर कमांडर वहाँ तक बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हम कौन है। तो ये बेसिकली हम पाकिस्तानी, हमारे ही मुख्तलिफ ग्रुप हैं, चाहे पाकिस्तान पंजाब पुलिस है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, चाहे वो SSG कमांडोज हैं, चाहे वो दूसरे हैं, सारे एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुसी जानते नहीं मैं हम कौन है। बेसिकली हम एक दूसरे को बताने की कोशिश में हम इतने बदनाम हुए हैं और सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ वायरल है। और सोशल मीडिया पे जब ये वायरल होता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ओनली फॉर पाकिस्तानी ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि ये सिर्फ घर की बात है, सिर्फ पाकिस्तानी ही देखें।
इसके अलावा नहीं दे सकते। वो पूरी दुनिया देखती है, उसमें बांग्लादेश के लोग देखते हैं, उसमें इंडिया के लोग देखते हैं, उसमें अफगानिस्तान के लोग देखते हैं, उसमें आज़रबाईजान और ईरान तक जो लोग हैं जो हमारी उर्दू हमारी लैंग्वेज समझते हैं वो देखते हैं। और बाज़ औक़ात अगर लैंग्वेज उन्हें नहीं भी समझ आती है, और आजकल तो आपको पता है गूगल ट्रांसलेशन से 2 मिनट में ट्रांसलेशन हो जाती है सारी स्टोरी, तो सारी स्टोरी पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है और वहाँ पता चल रहा है लोगों को कि हम कितने तहजीब याफ्ता लोग हैं, कितने महज़ब लोग हैं। अब बात आती है रिएक्शन की, रद्द अमल की। एक वाक़या हो गया, बुरा वाक़या हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा रद्द अमल बतौर कौम क्या हुआ? हमारा कौमी अलमिया ये है कि हम एक जुर्म की इंटेंसिटी और शिद्दत ये कहकर कम कर देते हैं कि करने की नादानिस्ता कोशिश करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जी 2024 में इलेक्शन में धांधली तो हुई थी, लेकिन 2018 में भी तो हुई थी। अब हम 2018 का जिक्र इसलिए करते हैं कि 2024 में होने वाली धांधली की शिद्दत कम की जाए। यही एग्जैक्टली यहाँ भी इसी मामले में भी यही है। यहाँ आर्मी के जवानों ने क्या किया, उसकी शिद्दत कम करने के लिए हम कहते हैं जी पुलिस के जुल्म की दास्तान सुना देते हैं, और अगर कोई पुलिस की फेवर में बंदा है तो वो आर्मी वालों की जुल्म की दास्तान सुना देता है। हालांकि दोनों काम गलत हुए, आर्मी वालों ने भी गलत किया, पुलिस वालों ने भी गलत किया। पहले किसने गलत किया, बाद में किसने किया, इसकी तहकीक हो भी जाए, इसके बावजूद जिसने पहले गलत किया उसकी वजह से दूसरे ने जो गलत किया वो जस्टिफाई नहीं होता। दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए अपने अपने किए की। अब इन दोनों मुंहजोर छुत्तर बेमहार जत्थों या इन दोनों वाकयात के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई शफाफ कार्रवाई होगी। आम पाकिस्तानियों को कतन कोई उम्मीद नहीं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक पुलिस SHO रिजवान और एक ASI समेत दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। एक JIT बना दी गई है। ऑब्वियसली JIT में पुलिस के लोग भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, और मे भी वहाँ की जो बहावल नगर में ISI और MI के बंदे हैं उनके भी एक बंदा डाला जाएगा, IB का बंदा भी डाला जाएगा। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हमेशा इस तरह बनती है जो 5-6 बंदों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सिर्फ पुलिस के बंदे नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा ही उस JIT को हेड करता है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का काम करने का तरीकाकार ये है। वहाँ पुलिस के खिलाफ तो ये JIT बन गई, लेकिन क्या आर्मी के उन नौजवानों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई, महकमाना कार्रवाई होगी? यकीनन होगी। लेकिन क्या DGI SPR आएंगे सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि हमने क्या कार्रवाई की? मसला यह है कि वो बाद में जब उनसे रिपोर्टर्स पूछते हैं, पहले तो हर रिपोर्टर की एक्सेस नहीं होती DGI SPR तक, जो इस्लामाबाद में जिनकी कोई एक्सेस है वो अप्रोच करें भी, और अगर वो मुनासिब समझे भी इस पे रिएक्ट करना, तो वो कहेंगे कि हाँ जी हमारी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई पूछने पे बताएंगे, खुद नहीं बताएंगे। यही उनका यहाँ से ही गलती पैदा होती है कि लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ क्यों इस हद तक जाते हैं कि भाई आपके बंदों ने गलत किया तो मान लें, ऑन एयर आके माने कि हाँ हमारे बंदों ने ये गलत किया और हमने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। और कार्रवाई आप करते भी हैं। आप माजी के आपने मुख्तलिफ वाकयात में ये बताया कि हमने ये कार्रवाई की है, लेकिन बर वक्त आप आके क्यों नहीं मानते कि हमारे लोगों ने ये गलत किया है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? अब वहाँ वक्ती तौर पर जो सुलह सफाई कराएगी, और वहाँ शायद वो पुलिस स्टेशन के बाहर था या DC ऑफिस के बाहर खड़े होकर, वहाँ पाकिस्तान आर्मी के भी जवान थे और पंजाब पुलिस के भी लोग थे, और वहाँ नारे लगवाए गए, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अब ये आर्टिफिशियल सी, ये मसनूई सी आपने जो कार्रवाई की है, इसका क्या फायदा? इतना बड़ा वाकया हुआ है, सोशल मीडिया पे वो सारी वीडियोस चल रही हैं जिसमें पुलिस के लोग जमीन पे लेटे हुए हैं और पाकिस्तान आर्मी के बंदे ऊपर उनके फौजी वर्दियां उन्होंने पहनी हुई हैं, उनके बूट उन्होंने फौजी बूट पहने हुए और उनके ऊपर बिल्कुल गर्दन के करीब उन्होंने पाँव रखा हुआ है। वो एक तस्वीर इतनी खौफनाक तस्वीर है कि वो पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद PTI वालों के साथ, उस सब को जस्टिफाई कर देती है वो एक तस्वीर कि हाँ वाकई पाकिस्तान आर्मी बहुत जुल्म कर रही है और कर भी रही है। लेकिन इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो ढके छुपे अंदाज में हो रहा था कि जी ये पंजाब पुलिस कर रही है PTI वालों के खिलाफ, लेकिन उनके पीछे आर्मी है। अब आर्मी के बंदे पंजाब पुलिस के खिलाफ ये कर रहे हैं, आपके पास दस्तावेजी सबूत आ गए हैं, वीडियोज आ गई हैं, तस्वीरें आ गई हैं, वो माफिया मांग रहे हैं, नाक से लकीरें उनकी निकलवाई गई हैं, और थाने के अंदर जाके ये सारा कुछ पाकिस्तान आर्मी का वो जत्था कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी नहीं कर, वो पाकिस्तान आर्मी का मैं एक जत्था कहूँगा। वो जत्था इसलिए कि वो उन्होंने अपने तौर पर लोकल सतह पे, उसमें शायद 2-4-6 अफसरान भी जहां तक उनकी रिपोर्ट गई, और उन्होंने कहा कि बस इनको बताना है कि हम कौन है, उसमें होंगे, लेकिन ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या उनका कोई बंदा तो, या कोर कमांडर, या वो उस हद तक तो बात नहीं की होगी, नीचे हो रही थी। हाँ, अब वो इसको रिएक्ट किस तरह करते हैं, यहाँ जिम्मेदारी अब आर्मी चीफ की आ जाती है, यहाँ जिम्मेदारी कोर कमांडर और उनके सेक्टर कमांडर और उन सब की आ जाती है, और DGI SPR जो महकमा इतलात है पाक फौज का, उनकी जिम्मेदारी है कि बाहर आके बताएं पब्लिक को कि क्या हो रहा है। आप महीने बाद बताएंगे, उस वक्त तक जो इमेज आपका खराब होना है वो हो चुका है, हो चुका होगा। इससे पहले भी, चाहे इलेक्शन के बाद, रिजीम चेंज के बाद, जो जो आपने जहां जहां किया, चीजें ढकी छुपी नहीं है। आजकल इस मीडिया, सोशल मीडिया के दौर में हर चीज लोगों को पता है। अगर सामने
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कर रहे थे या उनकी टीमें कर रही थी, तो लोगों को पता था पीछे कौन है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन में जो कुछ धांधली कर रहे थे, लोगों को पता था कौन है पीछे। 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी की सुबह जिस तरह वहां खुफिया वाले पहुंचे और उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस में किया, और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली सारी कहानी, वो सारे नामालूम अफराद हो चुके हैं। लेकिन आपने मानना नहीं है, चाहे आपके मुल्क की, आपकी फौज के का वकार जीरो हो जाए, लोग आप पे एतबार करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। वो एक दोस्त बता रहे थे कि हमारे यहाँ बाकायदा प्लानिंग के तहत पाकिस्तान आर्मी को बदनाम किया जा रहा है, और बदनाम करने वाले कौन है? शायद नादानिस्ता तौर पर इनके अपने ही लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल DGISPR क्यों खामोश बैठे हुए हैं? पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि ये हुआ है और ये पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने किया है, तो DGISPR की अभी तक हमारे सामने तो कोई उनका रिएक्शन नहीं आया ऑफिशियली, जो उन्होंने आके एक्सेप्ट किया हो कि हाँ ये हुआ है और ये हम एक्शन ले रहे हैं। फिल वक्त तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि DGISPR सामने आके कोई अपना रद्द अमल देंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पुलिस वालों के खिलाफ अलबत्ता कार्रवाई शुरू हो गई है, और पुलिस वाले भी उस तरह का इंसाफ लोगों को तवक्को इसलिए नहीं है क्यों कि इसमें कसूर कोई पाकिस्तान के हमारी अपने लोगों का भी है कि रिएक्शन हमारा उस तरह का नहीं था जिस तरह जॉर्ज फ्लॉयड की मैंने आपको कहानी बताई कि जॉर्ज फ्लॉयड का एक बंदे को उन्होंने मारा, पुलिस वाले ने मारा, तो पूरा अमेरिका हिल गया, पूरा अमेरिका दूसरे दिन सड़कों पे था। हमारे पाकिस्तान के लोग, शायद हमारे हुक्मरानों ने, गुज़श्ता 25, 30, 40 साल के जो हुक्मरान थे हमारे, उन्होंने हमारे लोगों को दाल रोटी के चक्कर में इस बुरी तरह जकड़ दिया है और बिजली के और गैस के बिलों में इस बुरी तरह जकड़ दिया है कि अब किसी के पास 2-3 घंटे भी अहम कौमी मसले पे स्पेयर करने के लिए नहीं है कि वो 2-4 घंटे के लिए अपना काम काज छोड़ के किसी एहतजाज में शरीक हो जाए या सिविलाइज तरीके से को अपना एहतजाज शो, अपना रिएक्शन शो करे, क्योंकि उनकी दाल रोटी का चक्कर ही नहीं खत्म होता। और उसकी वजह यह है कि ये हुक्मरान हमारे नाअहल थे, वो अपनी तो बिल्डिंगें बनाते गए, अपनी तो एसेट्स बढ़ाते गए, अपने बाहर बनाते गए, पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजते रहे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अब इस वक्त दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। इसलिए वो मुजाहरा भी करें तो कैसे करें? अलबत्ता सोशल मीडिया पे जितना रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम शो कर रही है उसके सिलसिले में उन्हें दाद देनी पड़ती है कि वाकई लोग खामोश नहीं रहे, लोग मुसलसल बोल रहे हैं। अब तक जो दो पुलिस कांस्टेबल हजरात इस्तीफे दिए हैं, ये बहुत मिनिमम रिएक्शन है। हम तवक्को कर रहे हैं कि इससे ज्यादा लोग सामने आएंगे, और अगर इस्तीफे ना भी दें तो कम अज कम उनका रद्दअमल जाहिर करने के और जो तरीके हैं उसमें तो वो जाहिर करें। अब ये जिन दो कांस्टेबल, एक शायद फैसल एक बंदे का नाम है, उसकी मैंने वीडियो देखी है और दूसरे का मुझे अब नाम याद नहीं। उस बंदे ने कहा जी मेरी इतनी सर्विस है और मेरा 1.5 महीने का बच्चा है और मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, और उसने अपनी वर्दी भी जलाई है। हालांकि गलत बात है कि आप वीडियो पे आके वर्दी जला रहे हैं और अपने हैट है उस पर आपके बैजेस हैं और उस पर पाकिस्तान ये वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप ये भी गलत है। लेकिन एक बंदे ने जिस सिपाही ने रिजाइन किया है और एहतजाजन किया है और पूरी तकरीर करके उसने किया है, उस एक बंदे से उसकी नौकरी चली गई, उसका कल कोई नहीं होगा। आज उसको व्यूज भी मिल गए, लोगों ने अप्रिशिएट भी कर दिया, लोगों ने शाबाश भी दे दी, लोगों ने कहा कि हाँ वाकई ये जो है बंदा अमीर का कैदी है, इसने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। लेकिन क्या बाकी पुलिस, पंजाब भर की पुलिस, उनके कान पे जून तक नहीं रेंगी? क्या वो इसको बुरा फील नहीं कर रहे कि उनके साथ क्या सलूक किया गया है? और अगर रिएक्ट करने वाले पाकिस्तान आर्मी वाले जो लोग हैं, जब उनको पूरी पहली कहानी पता चली कि हमारे लोगों के साथ पंजाब पुलिस ने क्या किया, तो ऑब्वियसली उनमें भी रिएक्शन, रद्दअमल मौजूद होगा। और अब जिस तरह वापस हमारी कौम जिस तरह उनके लत्ते ले रही है, पाकिस्तान आर्मी के भी और पुलिस वालों के, दोनों की भी, और पुलिस वालों की इसलिए कि पिछले 2 साल से जिस तरह PTI के खिलाफ इन्होंने आत्म मचाई हुई थी पंजाब पुलिस ने और डॉक्टर उस्मान अनवर ने, जिन्हें अपनी इन ज्यादती और इन मुजरमाना कार्रवाइयों की वजह से उन्हें तमगा इम्तियाज के, तमगा शुजात के, तमगा जुरत, पता नहीं कौन सा सितारा जुरत कौन सा दिया गया है अभी 23 मार्च को, उनकी इन्हीं खिदमात की वजह से, हालांकि वो पंजाब पुलिस के नापसंदीदा तरीन IGs में उनका शुमार होता है। और जिस तरह उन्होंने PTI वालों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुआ है पिछले 2 साल से, उसके बाद तो उनकी बाकायदा डिमोट होना चाहिए था, उन्हें घर भेजा जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि हुक्मरान उस वक्त भी PDM 1 वाले थे, मोहसिन नकवी साहब थे, अब मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हो गए हैं, अब सारी पाकिस्तान की पुलिस उनके अंडर है, अब वो उन्हें फेडरल में लेके आना चाहते हैं, शायद वो DGFIA उन्हें लगा दें, क्योंकि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब DGFIA ही लगना चाहते हैं, तो उन्हें मजीद प्रमोशंस मिलेंगी उनकी इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से। ये सब कुछ पाकिस्तानी कौम अपनी खुली आंखों से देख रही है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई आंखें बंद नहीं है, उनकी खुली हुई आंखें देख रही हैं। उसमें अब हिस्सा पाकिस्तान आर्मी वालों ने भी डाल दिया है। पाकिस्तान आर्मी वालों के पहले उन पर इल्ज़ाम क्या कम थे कि उन्होंने इलेक्शन को किस तरह मैनूवर किया है, और अब मजीद उसमें दोनों मिल गए। ओवरऑल हमारे इदारों की कदरों कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन
पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज उन्हें मजीद इससे आगे बढ़ के निकलना होगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मौके पे जो उन्हें लीड करने वाले हैं, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो मेन लीडरशिप बिहाइंड दी बार है, और बाकी जो बची कुची है वो शायद सिर्फ कौमी असम्बली का इजलास जब होगा वहां शोर कर लेगी या KPK में थोड़ा बहुत मुजाहरा कर लेगी। लेकिन बाकी क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो दावा करती हैं कि हम बड़ी सिविल लिबर्टीज और उस हवाले से हमारा एक नाम है या हम उनके मंशूर में लिखा हुआ है, क्या वो सारी सोई हुई हैं? जब पॉलिटिकल लीडरशिप सामने नहीं आती इस तरह के अहम मसाइल पे, तो फिर पब्लिक कैसे निकले? इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप अपना दबाव जारी रखें। इंशाल्लाह हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। बहुत जल्द और भी इलाके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।